दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। अगेन वी हैव मिस्टर वरद। और इनकी पिछली वीडियो जो कि रिज्यूमे बनाने, किस तरीके से आपको रिज्यूमे बनानी है, काफी यूजफुल रही। बहुत सारे लोगों ने देखा और काफी अप्रिशिएट किया। आज हम बात करने जा रहे हैं बिग फोर के बारे में। अगर आप बिग फोर में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ पे हम बहुत चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वरद, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका चैनल विजडम सीए में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये मुझे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें इस वीडियो में कवर की जा सके। और तो और इससे जिन भी कैंडिडेट्स को बिग फोर में एंट्री करनी है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। वरद, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली बात कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि पिछले भी वीडियो में बहुत लोगों के कुछ डाउट थे। क्या अटेम्प्ट मैटर करते हैं बिग फोर के लिए, और क्या बोथ ग्रुप होना जरूरी है गोइंग इनटू बिग फोर? सर वैसे तो अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते, हम्म। क्योंकि मैंने भी लोगों को देखा है जिनके एक ग्रुप क्लियर होने के बाद या एक ग्रुप फेल होने के बाद भी लोग बिग फोर में एंट्री मार चुके हैं इसके पहले। हम्म। मगर अब बात ऐसी हो जाती है कि अगर उनके पास ऐसे कैंडिडेट्स है जिनके बोथ ग्रुप्स भी क्लियर है, तो फिर व्हाई वुड दे प्रेफर अ कैंडिडेट हु हैज नॉट क्लियर वन ग्रुप एंड उनको उन्हें छुट्टी देनी पड़े इसके बाद। तो हम्म। अगर आपका कोई रेफरेंस है या फिर अगर आप वहां पर पहले पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं आपके रिजल्ट के पहले, तो देयर आर डेफिनेटली चांसेस कि वो आपको रिटेन कर ले। मगर मोस्टली बोथ ग्रुप क्लियर कैंडिडेट्स आर प्रेफर्ड। ओके, इसका मतलब कि टाइम पे एंट्री, टाइम पे आपका जो रिज्यूमे है उसको भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द बेस्ट जी टाइम? व्हाट इज द बेस्ट टाइम? कब आपको जी रिज्यूमे सर, भेजना चाहिए? ये आजकल टॉपिक काफी हॉट टॉपिक कह सकते हैं इसे, कि हम्म। रेज्यूमे कब भेजना चाहिए। तो बात ऐसी है सर कि मैंने भी काफी लोगों को देखा है कि जो रिजल्ट के बाद बिग फोर में एंट्री करना चाहते हैं, मगर उनके साथ दिक्कत ऐसी हो जाती है कि बिग फोर्स तभी हायर ही नहीं कर रही, या फिर हायरिंग कंप्लीट हो चुकी हो प्री रिजल्ट, या फिर हम्म। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिग फोर्स की कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट्स होती है। तो हम्म। उसमें अगर वैकेंसी रिजल्ट के पहले ही फिल हो जाती है, सो वो जो एफर्ट्स स्टूडेंट पुट इन करता है बिग फोर में जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उन्हें पे ऑफ कर नहीं पाती। तो वहां पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट स्टूडेंट्स में आ जाती है। मगर द बेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ बिग फोर में रेज्यूमे भेजने के लिए, वो है रिजल्ट के बाद 10 से 15 दिन में आपको प्रोसीजर शुरू करनी है। आपको एटलीस्ट सर्च करना शुरू करना है कि भाई क्या बिग फोर है, कौन से लोग हायर कर रहे हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो अभी बिग फोर में है या इस चीज के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। रिजल्ट एग्जाम के बाद तो रिजल्ट इस आने के 10-15 दिन के अंदर में आपको सारा का सारा काम कर देना है, विद इन 10 to 15 days, करेक्ट? एग्जाम खत्म होने के बाद। ओके, एग्जाम खत्म होने के बाद, नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट तो आई जी थिंक 2-2.5 महीने वो और काफी डिले हो जाएगा, है ना? जी सर। सो और तब एग्जाम तक आपके हम्म। होता एक्चुअली ऐसा है कि बिग फोर जब भी पोस्ट एग्जाम और प्री रिजल्ट हायरिंग शुरू कर देती है, तभी वो इनफ कैंडिडेट्स को हायर कर लेते हैं कि अगर कुछ बच्चे क्लियर ना भी कर पाए तो उनके बाद उन्हें ज्वाइन करने के लिए कुछ और लोग हैं। तो हम्म। फिर एग्जाम के पहले ही मोस्टली सारी वैकेंसीज फुल हो जाती है। ऐसा नहीं, रिजल्ट के बाद भी जगह होती है, मगर फिर बहुत कम सीट्स के लिए बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो वो रेशो बड़ा। क्राउड क्राउड ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे। जी अगर आपने सीट्स अपनी पहले ही रिजर्व कर ली बिफोर कमिंग रिजल्ट, है ना, आपने पहले ही, जैसे एग्जाम्स आपके खत्म हुए, एग्जाम्स खत्म होने के जस्ट बाद आपने रिज्यूमे भेज दिया बिग फोर में। रिज्यूमे ठीक ठाक है, अगर आपने अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देख रखी है और उस तरीके से रिज्यूमे को मॉडिफाई करके आपने भेजा हुआ है, मोस्ट ऑफली सिलेक्शन तो रिज्यूमे की हो जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, बिग फोर्स विल कॉल यू। उसके बाद आपका इंटरव्यू लेंगे। चाहे आपने सीए इंटर क्लियर कर रखा है कि नहीं कर रखा है, दैट डजेंट मैटर, वो तो आगे का प्रोसेस है, बट एटलीस्ट यू विल गेट ज्वाइनिंग इन द बिग फोर। और जैसे ही बिग फोर में आपका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद 1.5-2 महीने बाद जो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट में आपका जब क्लियर हो जाएगा रिजल्ट, तो ऑब्वियसली यू आर इन बिग फोर, करेक्ट?
यस सर। ओके। और अगर आप रिजल्ट का वेट करते रहेंगे तो वो काफी डिले हो जाएगा। काफी डिले हो जाएगा, और ऐसा हमने पहले भी कहा कि बहुत कम सीट्स रह जाती है और उन चुनिंदा सीट्स के लिए कॉम्पीट करने वाले लोग बहुत बढ़ जाते हैं। क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक बहुत जी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, क्योंकि मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा हुआ है कि जैसे रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद ही वो लोग प्रोसेस अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गलती हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट कैसे बनाने हैं, किस तरीके से आपको पता करना है कि जैसे कि अब कोई ऐसा पर्सन है जो कि किसी का रिलेटिव या किसी का कोई दोस्त है जो कि बिग फोर में नहीं है। अब यहाँ पे रेफरेंस का काफी इंपॉर्टेंस होता है बिग फोर में, क्योंकि बिना रेफरेंस के जाना थोड़ा सा मुश्किल है। जी। तो यहाँ पे आप क्या पॉइंट, क्या एक टिप आप देना चाहेंगे, किस तरीके से कोई पर्सन बिग फोर में जा सकता है? यस सर। तो प्रिडोमिनेंटली बिग फोर में एंट्री करने के दो मेजर रूट्स हैं, हम्म। और यही दो मेजर रूट से बच्चे आज तक बिग फोर में जाते रहे हैं। तो वो मेजर रूट्स है, एक तो कॉलेज कैंपस और रेफरेंस। तो हम्म। अगर आपके कॉलेज में बिग फोर्स हायर करने आती है तो इट्स वेल एंड गुड, और आप बहुत फॉर्चुनेट भी है। तो उस चीज का आप मैक्सिमम यूज करें, अपने कॉलेज प्लेसमेंट सेल से कांटेक्ट करते रहे, उनके ग्रुप्स में ऐड हो जाए ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और सेकंड थिंग इज रेफरेंस। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव, या फिर कोई भी पहचानने वाला, रिलेटिव का फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड, कुछ भी कनेक्शन हो, जस्ट आपको उनको अप्रोच करना है और उनको पूछना है कि आपके बिग फोर में कई कोई वैकेंसी है क्या, हायरिंग हो रही है क्या, आर्टिकल्स की अभी डिमांड है, और उनको आपको आपका सीवी भेजना है। तो जब हम्म। भी हायरिंग शुरू होगी दे कैन रेफर यू। हम्म। तो ये कुछ मेजर तरीके हैं जो आपको यूज करने हैं। ओके। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे आप मान लो कि मेट्रो सिटीज में तो कॉलेज कैंपस भी अच्छे हैं, और वहाँ जी पे बिग फोर भी ऑब्वियसली जाएंगे। एंड अगर हम बात करें जो मेट्रो सिटीज में जो सीए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी काफी ये चीजें इजी हैं एक तरीके से। जी उनके कॉन्टैक्ट भी बन जाते हैं जो ग्रुप में, अगर उन्होंने सीए फाउंडेशन क्लियर कर रखा है या आईपीसीसी भी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट भी कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट बन जाते हैं और कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकल आता है। बट वेन यू टॉक अबाउट द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, ऐसे एरिया जहाँ पे कि ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज वो बच्चे जनरेट कर सकते हैं? जी सर, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जिन बच्चों को सच्ची में बिग फोर में एंट्री करने की इच्छा है, मैंने देखा है काफी टीयर 2 सिटीज से, टीयर 3 सिटीज से बच्चे बिग फोर में आते हैं। दूर दूर मध्य प्रदेश से मैंने देखा है, नॉर्थ साइड से बहुत सारे लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ मेट्रो सिटीज के लोग ही ये क्लियर कर पाते हैं, मगर इसमें एक बात ऐसी है कि आपको रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। हम्म। अभी हम इस वीडियो में आगे चर्चा भी करेंगे कि रेफरेंस कैसे ढूंढा जाए। जो पूरी वीडियो एंड ज- तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है, स्पेशली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। जी। तो आपको सबसे पहली चीज जो करनी है मेरे फ्रेंड्स कि आपको रेफरेंस ढूंढनी है। अब रेफरेंस कैसे ढूंढी जाए, ये भी बहुत बड़ी आर्ट है, जो मैं इसे हम्म। आर्ट ही कहता हूँ। तो ऐसा हो जाता है ना कि अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं है तो वहाँ पे काफी लोग जो है किसी लोकल जो बड़ी बड़ी सीए फर्म्स है उन सिटीज में, वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। बिग फोर में कम लोग जाते हैं, और मतलब एक ओवरऑल एनवायरनमेंट रहता नहीं। तो हम्म। इस चीज में आपके पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका लिंक्डइन। हम्म। तो ये बहुत पावरफुल टूल है। आपको बस करना ऐसा है कि आपको लिंक्डइन पे ऐसे लोगों से कनेक्ट होना है जो नॉलेज शेयरिंग करते हो, जो भी बिग फोर में है, जो आपको लगता है आपका सीवी फॉरवर्ड करवा सकते हैं। या फिर आपको ऐसे कुछ लोगों को कनेक्ट होना है जो ऐसे पोस्ट करते हैं जिससे आपको बिग फोर के बारे में आपको आइडिया मिलती रहे, बार बार आपके नॉलेज में कुछ एडिशन होते रहे, ताकि आप उस प्रोसेस में एक एक स्टेप आगे जाते रहे। तो हम्म। लिंक्डइन इज डेफिनेटली वेरी पावरफुल टूल, और इस न्यू जनरेशन में हमें लिंक्डइन का बेहद यूज करना जरूरी है। तो बिल्कुल। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करते, वो ये रास्ता अपना सकते हैं। और मैंने देखा है
कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आजकल लिंक्डइन का इस्तेमाल कर रहे हैं बिग फोर में एंट्री करने के लिए। इवन वरद भी लिंक्डइन पे हैं, तो वरद की जो प्रोफाइल है लिंक्डइन की मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, और मेरी खुद की प्रोफाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, सो डेफिनेटली यू कैन गो एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। इन केस ठीक है। अगर आपको सीवी आपकी फॉरवर्ड करानी है, तो वरद ऑलरेडी अभी बिग फोर में है, तो इस टाइम पे ये भी वो काम कर सकते हैं, रिज्यूम जी सर। शेयरिंग टिप्स वगैरह वगैरह जो भी इन केस अगर आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली ही इज द गाइड एंड ही कैन गाइड यू वेल। अब हम यस बात करते हैं डेफिनेटली। कि जो इंटरव्यू प्रोसेस है बिग फोर का, किस तरीके से है, कैसे इंटरव्यूज में सिलेक्शंस होते हैं, और क्या क्या वैसे मतलब क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, तो जी उसकी हम सर। बात करेंगे भी। मेजरली बिग फोर्स के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें 4 फेजेस होते हैं। तो हम्म। वो फेज 1 होता है आपका वर्चुअल टेस्ट, फेज 2 आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, फेज 3 टेक्निकल राउंड और लास्ट वन विल बी द पार्टनर राउंड। अभी ये जो मैंने हायरार्की बोली, ये तो सभी जानते हैं मेरे हिसाब से, हमारे सारे व्यूअर्स को भी ये बात पता होगी। मगर इसमें जो जो इनसाइट्स है वो अभी मैं शेयर करना चाहूंगा जो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेप 1 इज गोइंग टू बी द वर्चुअल टेस्ट। अभी वर्चुअल टेस्ट में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उसमें पासिंग परसेंटेज क्या है, या पासिंग ओवरऑल कितनी कितने लोग क्लियर कर पाते हैं। तो मैं एक ऐसी बात कहना चाहूंगा, वर्चुअल टेस्ट में क्लियर कर पाना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी जनरल। मेजरली 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द लॉजिकल रीजनिंग, जो आपने फाउंडेशन में ऑलरेडी किया है। हम्म। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, और उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड इज गोइंग टू बी इंग्लिश ग्रामर, बेसिक आपकी ग्रामर की स्किल्स वो लोग चेक करेंगे। हम्म। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी सम यू नो करंट अफेयर्स या फिर इंटरनेशनल न्यूज वगैरह होते हैं, ऐसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और लास्ट जो पोर्शन होगा उसमें आपसे बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक ऑडिटिंग और आपका कंपनी लॉ, ये सब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको वर्चुअल टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है। ऑब्वियसली आप अगर थोड़ी आपकी 11th या 12th स्टैंडर्ड की अकाउंट की किताबें खोलकर देखेंगे, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाएंगे, ऑडिट में आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक है तो आप उनको भी इम्प्रूव करवाने में थोड़ी कोशिश कर सकते डेफिनेटली। हैं। ओके, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। अब जैसे आपने ये आई थिंक कि 4 पार्ट आपने बताया कि 4 पार्ट में इंटरव्यूज होते हैं। जी ये जो चीजें आपने बताई पार्ट 1 के लिए, करेक्ट? पार्ट जी 1 में ये सारी चीजें आपको जो भी आपकी एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स, चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सारी चीजें डिस्कस करी जाती हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जी कोई ऐसी बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे कि जैसे कि हम बोलते हैं कि जो लेवल है कितने लेवल का होता है ना? जी। एक तो नॉर्मल बेसिक लेवल है, मीडियम लेवल, और एक हाई लेवल। तो जो उसका लेवल है, लेवल कैसा लेवल होता है पूछने का? सर लेवल की बात अगर करूँ तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, सो वी वोंट से दिस इज इजी लेवल। और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आप इसे क्लियर ही ना कर पाए। तो मैं इसे मीडियम लेवल का रेट करूंगा। और हम्म। बुक्स जो एक बच्चा रेफर कर सकता है वो है अपनी एकेडमिक बुक्स ही। जैसे कि आप अपने फाउंडेशन की जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक्स है उन्हें हम्म। एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आप अपने बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इंटरमीडिएट कोर्स में उसे एक बार देख सकते हैं। और तो और आपकी 11th स्टैंडर्ड की जो बेसिक अकाउंटिंग है, अगर आपको कुछ ब्रश अप करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, बाकी इंटरनेशनल नॉलेज के लिए? जी सर, उसके लिए बात ऐसी है कि वो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही वाइड एरिया से आएंगे। अगर आप न्यूज़पेपर्स या फिर यूट्यूब पे भी करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो शायद आपके लिए वो ज्यादा मुश्किल चीज ना हो। मगर अगर आप ये सारी चीजें फॉलो ना करते हो तो माइट बी दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट।
मगर ऐसा नहीं कि वो एकदम ही कुछ अलग ही अतरंगी सवाल पूछ लेंगे, आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आपको जो पासिंग है एग्रीगेट में होता है, ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअली में स्कोर करना है, एग्रीगेट में नहीं नहीं, आपको स्कोर करना है। तो जी जी, अगर आप, एग्रीगेट में पास होना है, ऐसा इंडिविजुअली कोई क्राइटेरिया नहीं होता, और इसका मतलब नेगेटिव कि मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी ओके, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात की ये भी एक चीज है कि अगर कुछ ऐसे पोर्शन जो कि आपके ज्यादा अच्छे नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी कुछ लोगों के मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती है, कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, कुछ लोगों की जी के जीएस जो करंट अफेयर्स हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, तो आप उस पर कम ध्यान दे करके और बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि पास होने के उसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएं। जी करेक्ट। सर। जी, उसके बाद जो स्टेप 2 है इंटरव्यू का, वो क्या होता है? मोस्टली वो ग्रुप डिस्कशन होगा, हम्म। क्योंकि इस बार कोरोना वायरस के चलते ग्रुप डिस्कशन होना मुश्किल था। फिर भी काफी बिग फोर्स ने ग्रुप डिस्कशन भी कंडक्ट करवाया, या फिर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग वगैरह ऐसा कुछ तो टेस्ट बोलेंगे, हम्म। जिसमें आपका राइटिंग स्किल्स, ओरेटरी स्किल्स, ये सब जनरल चीजें चेक करी जाएंगी। तो मैंने ग्रुप डिस्कशन अटेंड नहीं किया, सो बेटर आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस। लेकिन ग्रुप डिस्कशन के लिए आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं, जैसे कि आपको खुद को एक ग्रुप के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, जो कि अब हमारे आईसीआई के ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में काफी हद तक बच्चों को सिखाया जाता है, एंड दैट इज वेरी यूजफुल। तो हम्म। बेसिकली ग्रुप डिस्कशन में आपको सबसे पहले पिच इन करना है, मतलब सबसे पहले आपको शुरू करना है, या फिर कंक्लूजन आपको करना है, जिससे आप पर उन एचआरस की या जो भी पर्सन कंडक्ट कर रहा है उनकी उनका फोकस आप पे आ पाए। आप जो ओके। बात करते हैं वो उनको समझनी चाहिए कि हाँ ये बात कर रहे हैं तो कुछ तो अच्छी बात होगी। ओके, एक एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है छोटा सा। जी जैसे आप मान लो कि ग्रुप डिस्कशन में एचआर ने कोई पॉइंट दिया कि आपको इस पे बोलना है, अगर आप पहले बोलते हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, अब अचानक आपको पॉइंट मिला है तो बहुत सारे पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड नहीं कर पाओगे, आपकी जो लिमिटेशन है थोड़ी सी कम होगी। उसके बाद अगर सेकंड पर्सन के पास में अगर वो जाता है या थर्ड पर्सन के पास में जाता है, तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ बाय दैट टाइम उसके कुछ थॉट्स बन जाएंगे, जी और जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के व्यू सुन करके वो पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स बना करके और कुछ अच्छा बोल सकता है। सो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो व्हाट डू यू रिकमेंड, मतलब अगर ग्रुप डिस्कशन में फर्स्ट टाइम पे बोलना, पहले बोलना ज्यादा अच्छा होता है या थर्ड और फोर्थ मीन सबसे अच्छा बोलना ज्यादा अच्छा होता है? जी सर, इसमें मेरा हमेशा से, शायद इसके लिए क्रिटिसिज्म मिले कि ऐसा कैसे, मगर मेरा हमेशा से एक रिकमेंडेशन रहा है कि जो भी करो वो सबसे पहले करो। ओके। तो आपको सबसे पहले ही बोलना है, और आपको बेंचमार्क सेट करना है कि बाकी लोग आपके बाद कैसे बोलेंगे। हम्म। तो ग्रेट। ऐसा सोचना ही नहीं कि मेरे से अच्छा कोई बोल देगा, अब मैं क्या करूं। यू शुड नॉट पैनिक, यू शुड बी वेरी काम, और आपको बेंचमार्क सेट करना है। यू शुड बी द बेस्ट इन दैट एंटायर ग्रुप। इस थॉट प्रोसेस से जब हम आगे जाएंगे, तभी हमें पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और यही पॉजिटिविटी बाद में सिलेक्शन में बहुत मदद करती है। आई थिंक कि ये ग्रुप डिस्कशन है तो एक दो के बाद भी चांसेस मिलने के चांसेस होते हैं, बिकॉज दिस इज द डिस्कशन। तो अगर आपने जी, पहले बोल दिया तो उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स आपको बोलने का मौका जरूर मिलेगा। यस यस, डेफिनेटली। तो उसमें आप पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यस, एज यू फील कंफर्टेबल, जैसे अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको ऑलरेडी पता है अच्छे से, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द फर्स्ट, है ना। अगर आपको कुछ नहीं पता है पॉइंट के बारे में, अगर आपको टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है, तो कुछ ना कुछ आपको उस टाइम पे व्यूज अपने बनाने पड़ेंगे। या फिर कुछ तो भी नहीं आ रहा हो तो सबकी बातें सुने और हाँ, उनको लास्ट में कंक्लूड करे। हाँ, पहले आपको नहीं कूद पड़ना है। अगर आपको कुछ नहीं आता उस पॉइंट के बारे में, ऑब्वियसली मतलब सभी को ऐसा नहीं है कि सब सारे के सारे पॉइंट आते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि उस टाइम पे उतने अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है। तो कुछ अगर ऐसा पॉइंट है तो ऑब्वियसली यू कैन टेक योर टाइम और ट्राई जी करिए कि जब आप थोड़े से लगा आपको थोड़ा सा लगे कि आप अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, देन यू कैन गो फर्दर। करेक्ट। जी सर। जी ओके। नाउ उसके बाद का जो पॉइंट, उसके बाद का जो स्टेप है वो क्या होता है ग्रुप डिस्कशन के बाद? जी सर, ग्रुप डिस्कशन के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड इज गोइंग टू बी द टेक्निकल राउंड। हम्म। आपके एक से ज्यादा टेक्निकल राउंड भी हो सकते हैं,
डिपेंडिंग अपॉन द टाइम और आपका पहला इंटरव्यू कितना अच्छा जाता है। तो मेरे इन टोटल 3 टेक्निकल राउंड हुए थे। एक काफी बिग फोर्स एक टेक्निकल राउंड भी लेते हैं, तो बेसिकली क्वेश्चंस सेम ही होंगे, जो पैटर्न पूछा जाएगा वो सिमिलर होने वाला है जितने भी राउंड आपके हो। तो अब सबसे ज्यादा सवाल जो मुझे टेलीग्राम, लिंक्डइन हर जगह पे पूछा जाता है कि भाई बताओ टॉपिक्स क्या होते हैं टेक्निकल राउंड में, मतलब क्या क्या पूछेंगे, थोड़ी एक आइडिया आइडिया दो। तो ठीक है, अभी आइडिया देते हैं। तो आइडिया ऐसी है कि आपको सवाल किन किन टॉपिक से पूछेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस। इंटरमीडिएट इससे का बाहर, सिलेबस। जी, इससे बाहर आपको हार्डली कोई चीजें पूछी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे टेक्निकल राउंड का मतलब ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से पूछी जाएगी कि वीवीए कोडिंग क्या होती है हाँ, या कुछ ऐसा। आई राइट, थिंक कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा। टेक्निकल इन द सेंस कि आपके सिलेबस से टैक्सेशन हो गया, ऑडिट हो गया, अकाउंट्स हो जी, गया, करेक्ट, लॉ हो गया। तो टेक्निकल जी, राउंड का मतलब ये है। तो आपको इन सारी चीजों में टेक्निकलिटीज आपकी दिखानी है। जी सर। और ये भी डिपेंड करता है कि आप बिग फोर में कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो। हम्म। तो जैसे कि मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट में अप्लाई किया था, तो मोस्टली क्वेश्चंस होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आपका कंपनीज एक्ट, फिर क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। तो ओके। और अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में अप्लाई कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको टैक्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट इन विच फील्ड यू आर अप्लाइंग। तो इसका मतलब कि आपको जैसे आपने रिज्यूमे भेजा, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, कब आपको अप्लाई करना पड़ता है, कब बताना पड़ता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है? जी, तो सर बात ऐसी होती है कि बिग फोर में जब भी जैसे लिंक्डइन पे वैकेंसीज पोस्ट होती है, हम्म। वो वैकेंसीज में स्पेसिफिकली लिखा हुआ आता है कि सपोज दिस बिग फोर इज हायरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ओके। तो शुरू से आपका प्रोसीजर उसी डिपार्टमेंट के फ्लो में चलता रहेगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो जी, ये चीज आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी है कि किस डिपार्टमेंट में जाना है। अगर उस डिपार्टमेंट में उस बिग फोर में हायरिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली आप अपना रिज्यूमे अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। जी, ओके। टेक्निकल राउंड में और कुछ अभी बचा हुआ है? जी। हम्म। टेक्निकल राउंड इज, आई फील, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। और इसमें काफी सारी चीजें चेक होती है। हम्म। जैसे कि क्वेश्चंस, मुझे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मैं मुझसे पूछा जाता है। तो यार देखो, मुझे तो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बताओ कैश एंड बैंक बैलेंस के ऑडिट आप कैसे करेंगे, AS 18 के बारे में बताओ, रिलेटेड पार्टी से। फिर हम्म। मुझे पूछा गया था एक टेक्निकल राउंड में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में बता दो। ओके। फिर एक में ऐसा पूछा गया था कि आपके ऑडिट के जो असर्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये असर्शंस के बारे में बताओ और उनके एग्जांपल्स दो। हम्म। तो वो ऐसा नहीं देखेंगे कि आपने कितना रट्टा मारा है, आपको समझा कितना है, आप उसको प्रेजेंट कैसे कर पाते हो। ये सारी चीजें काफी हद तक टेस्ट होगी वहां पर। फिर एक फनी किस्सा भी मैं बोलूंगा, मेरे टेक्निकल इंटरव्यूज में हुआ था। हम्म। जो इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम बताओ तुमको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो मैंने ओके। कहा मुझे आता है AS 20, आता है 22, 26, 29, 18, 12, 11। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये सब आते हैं। तो मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला अभी AS 2 बताओ। ओके। तो उन्होंने देखा मुझे आते कौन सा, और जो नहीं आता वो अभी तुम बोल के दिखाओ। तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज चेक ऑफ कॉन्फिडेंस। जी, एब्सोल्युटली। और कभी वो आपका एटीट्यूड नोटिस करते रहेंगे कि आप इस चीज को कैसे रिएक्ट करते हो, हम्म। कि आप कैसे पैनिक नहीं होते, आप उनके सामने जो स्टैंडर्ड आपको बहुत अच्छे से नहीं आता वो भी कैसे प्रेजेंट कर पाते हो। ग्रेट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में खुद को प्रेजेंट करना है।
अगर हर आप एक एक सिचुएशन में चीज, आपको धीर गंभीर पेशेंट होकर के रहना है। यस पेशेंस बहुत यस, इंपॉर्टेंट है, तो उस तरीके से ही आपको चीजों का रिप्लाई करना है। जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। और तो और टेक्निकल राउंड में कुछ और सवाल भी पूछे जाते हैं। हम्म। जैसे ही राउंड शुरू होगा वो आपसे कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में कहीं पे इंटरनेट पे वगैरह पढ़ के ऐसे जवाब मत देकर आना, वो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि दिस पर्सन हैज मेमोराइज्ड द थिंग्स एंड इज स्पीकिंग। तो एक खुद का शॉर्ट में खुद का इंट्रोड्यूस करवा देना, खुद का नाम बताना, बैकग्राउंड, आप कहाँ से आते हैं, किस शहर से है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अभी अभी तक क्या रहा है। तो इतना बेसिक, ज्यादा भी खींचना नहीं है, एक 5 to 6 सेंटेंसेस आर इनफ। तो हम्म। उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन होता है कि जिस भी बिग फोर में आप अप्लाई कर रहे हैं, व्हाई दिस बिग फोर, हम्म। और व्हाई बिग फोर, व्हाई नॉट एनी अदर मिड साइज और अदर फर्म्स, व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू बिग फोर। हम्म। तो ये सवाल 100% पूछते ही है। फिर आपको पूछा जाएगा, अगर आप ऑडिट में अप्लाई कर रहे हो तो व्हाई ऑडिट, बाकी डिपार्टमेंट से बाकी में क्यों नहीं जाते, ऑडिट में क्यों। तो ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए। यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिंस द बिगिनिंग भी, कि आपको ओके, अगर आपसे ऐसे, जब ये क्वेश्चंस पूछे गए तो आपने उसका क्या जवाब दिया था, जी तो ताकि मेरे व्यूवर्स वेन, को भी कुछ आइडिया पड़ जाए कि उस तरीके से ही वो भी मॉडिफाई करके और कुछ ना कुछ वो लोग बता पाएंगे। जी जी, तो जब भी मुझे पूछा गया कि व्हाई बिग फोर एंड व्हाई नॉट अदर फर्म्स, तो मैंने बड़े आसानी से कह दिया कि यार ऐसा है दैट आई वांट टू स्पेशलाइज इन ऑडिट एरिया। The reason being is that I want to be, I don't want to be the jack of all and master of none. तो ओके। अभी ऐसा नहीं कि मिड साइज फर्म में जाना सही नहीं है, वो भी अपने प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। मगर एक उनको उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए यू शुड बी सेइंग कि आपका रीजन क्या है। सो आई वांटेड कि मेरा करियर फाइनेंस फील्ड में बढ़े, ऑडिट में मुझे सब्जेक्ट पसंद है, फाइनेंशियल्स देखना मुझे पसंद है। सो आई आई हैव डिसाइडेड कि मैं ऑडिट में अपना करियर परस्यू करूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाई ओनली ऑडिट। तो इसका जवाब शायद मैंने अभी अभी दे ही हम्म। दिया है। तो ये सारी चीजें आती है। तो आई थिंक फिर कि टेक, हाँ हाँ जी, बताइए प्लीज। हाँ जी, तो ऑडिट के बाद वो आपसे एक और ट्रिकी सवाल मुझसे पूछा गया था कि हम्म। अ, अभी टेक्नोलॉजी काफी एनवायरनमेंट में चेंजेस ला रही है। जो हम्म। चीजें शायद पहले 4 लोग मिलकर करते थे, वो आज एक कंप्यूटर काफी कम टाइम में पूरा कर रहा है। सो हम्म। व्हाट डू यू थिंक, ऑडिट फील्ड में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इन कमिंग इयर्स। तो इसका जवाब भी, अभी ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो रूटीन बेसिस पे पूछा जाता है। हम्म। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आल्सो। तो फिर आपको ऐसा जवाब देना सही रहेगा, नॉट जस्ट, नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली दिस आंसर इज करेक्ट। आप खुद का भी अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि ऑडिट इज नॉट अ फील्ड की उसमें कंप्यूटर्स एक प्रोफेशनल जजमेंट फॉर्म करने में, एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखने में ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं। जी, हम्म। तो आपको ऐसा कुछ डिसेंट जवाब उनको देना है। आई थिंक कि कुछ दिनों तक इसके बारे में स्टडी करने के बाद रिप्लाई खुद ना खुद मिल जाएगा। तो अब क्योंकि एक इसका करेक्ट रिप्लाई तो फ्रेम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस जी रिप्लाई में से भी कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो आई थिंक कि एक कंप्लीट नॉलेज गेन करना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बारे में। जी, अ, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एक और इम्पोर्टेंट टिप्स, हम्म। ये सारे टिप्स वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और एक उसमें से ये है कि आप जो चीजें रेज्यूमे में लिख रहे हैं, वो चीजें आपको बहुत ही सोच समझ के लिखनी है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होगा वो आपका रेज्यूमे आपके इंटरव्यू के समय लेकर बैठेंगे। तो आपको वो चीजें रेज्यूमे में डालनी नहीं है जो आपको असली में जिनके बारे में जानकारी नहीं है। और आपने क्या लिखा हुआ है वो भी पता रहना चाहिए। जी जी, ऐसा नहीं कि आपने क्योंकि लिख दिया, रिज्यूमे किसी दूसरे ने बनवाया और आपने हाँ भिजवा दिया और आपको पता ही नहीं कि रिज्यूमे लिखा क्या है।
जी, क्योंकि ये मैंने देखा है, इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे लेकर बैठते हैं और रेज्यूमे में से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम्म। तो जैसे मैंने मेरे रेज्यूमे में डाला था, मुझे याद है कि हम लोग एक इकोनॉमिक फोरम करते हैं यूट्यूब पे, जिसके 2-3 वीडियोस है। हम्म। 2-3 नहीं, ज्यादा है एक्चुअली, बट देन दैट इंटरव्यूअर ओपन माय यूट्यूब चैनल ओके। जब भी इंटरव्यू चल रहा था, और फिर उन्होंने उसे एक एक 2 मिनट तक देखा और फिर उस पे भी क्वेश्चंस पूछे। मतलब कहने का एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि ऐसा कुछ भी ऐड मत करिएगा जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। आप तो अगर या आपको कुछ आइडिया नहीं है तो दिस इज बेटर नॉट टू शो इन द रिज्यूमे टू इन्फ्लुएंस इंटरव्यूअर। नहीं तो या पता चलेगा कि इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ दिया, अब आपको पता ही नहीं है, तो इन्फ्लुएंस के बजाय वहां पे आपकी बेइज्जती हो जाए और वहां पे एक पॉइंट के चलते सिलेक्शन ही कैंसिल हो जाए। जी जी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक पॉइंट है। टेक्निकल राउंड में कुछ और भी चीजें हम छोड़ रहे हैं अभी। जी सर, टेक्निकल राउंड में आपको एक चीज पूछी जा सकती है जो मुझे पूछी गई थी। आई डोंट से ऑल आर गोइंग टू आस्क दिस, बट आई वाज आस्क्ड अबाउट माय एक्सेल स्किल्स। हम्म। तो इंटरव्यू आस्क मी हाउ मच एक्सेल डू यू नो। आपको एक्सेल के कितना थ्रू। एक्सेल, और आर्टिकलशिप लेवल पे आपको बेसिक वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवोट टेबल्स, ये सब आना थोड़ा जरूरी है, तो कंसिडर लर्निंग देम। तो ओके। ये सब चीजें मैं रेकमेंड करूंगा अपने व्यूअर्स को। एक्सेल, देन एक्सेल में अगर आपको बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा आता है, वी लुकअप, एच लुकअप, उसके बाद अगर आपको उससे और ज्यादा आता है तो दैट इज मच बेटर। जी अदरवाइज इतना तो आना ही चाहिए। एक्सेल में टैली भी आनी चाहिए जी। एटलीस्ट। Tally, I won't say Tally is very important as in the view of Big Fours, but Excel, Word, PowerPoint, these applications are very very important. अगर आप ICI के द्वारा जो ITT प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, उसमें भी आप अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे तो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इनफ। ग्रेट। आई थिंक कि टैली के जगह पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, बिग फोर के खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जी जी जी, बिग टैली फोर्स आई के। थिंक वोंट बी सो इम्पोर्टेंट। करेक्ट। जी जी ओके। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, जो लास्ट प्रोसेस है विच वी आर टॉकिंग अबाउट, पार्टनर्स राउंड, करेक्ट? जी सर। तो अगर आप इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यूज क्लियर कर लेते हैं, तो लास्ट इज गोइंग टू बी द पार्टनर राउंड। और मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि पार्टनर राउंड में जाके रिजेक्ट होना काफी रेयर है। हो भी सकता है, मगर आई हैव सीन वेरी फ्यू केसेस। तो ऐसा होता है, पार्टनर राउंड में आपको कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ही सीनियर पर्सन्स होते हैं उन फर्म्स में। तो वो मोस्टली आपसे जनरल बातचीत करेंगे। आपका पेशेंस लेवल, आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो पार्टनर्स राउंड में मुझसे जो सवाल पूछे गए थे वो थे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं किस सिटी से हूँ, और जैसे कि मैंने कहा, मैं हूँ मुंबई से, मगर मेरा आर्टिकलशिप पुणे में चल रहा है। हाँ। सो दे आस्क मी व्हाई आर यू शिफ्टिंग, देन यू नो they asked me, will you be able to accommodate here, आप छोड़ हम्म। के तो नहीं जाओगे, which would not be good for their firm, right? So ये कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे कि यार बताओ कि बिग फोर में स्टैट्यूटरी ऑडिट क्यों, जो क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, वो पार्टनर राउंड में वापस रिपीट हुआ कि बताओ स्टैट्यूटरी ऑडिट क्यों, तुम्हारा टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ख्याल है। फिर मुझे अभी जैसे मैंने वो इकोनॉमिक फोरम का डाला था, तो उन्होंने मुझे थोड़ी करंट अफेयर्स की चीजें पूछी। तो टेक्निकल राउंड के मुकाबले ये इंटरव्यू नॉन टेक्निकल होगा, ऑब्वियसली एज वी सेड, बट देन ये भी काफी आपकी पेशेंस लेवल चेक करेगा। पार्टनर राउंड मेरा ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स चला था, और इसमें काफी सारी चीजें पूछते हैं पार्टनर्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये कुल मिलाकर के आपके 4 स्टेप्स हो गए, जी जिसमें कि इंटरव्यू के सिलेक्शंस होते हैं, और उसके बाद जो आई थिंक कि पार्टनर्स राउंड के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है, करेक्ट? जी सर। तो एक टाइमलाइन में
सभी को बोलना चाहूंगा कि कैसे ये प्रोसेस फ्लो होगा। हम्म तो मोस्टली जब भी आप अप्लाई करके आपको एचआर की कॉल आएगी, हम्म तो एचआर इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप रहते कहाँ हो, ये सब, जिसे जनरली टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कहा जाता है। तो हम्म टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद आपको मिलेगी वर्चुअल टेस्ट की लिंक। फिर लिंक मिलने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप जो हुआ था पैराग्राफ राइटिंग, वो हुआ था ऑलमोस्ट एक वीक के बाद। ओके तो फिर एक वीक के बाद पैराग्राफ राइटिंग, फिर उसके 3 से 4 दिन बाद आई हैड माय टेक्निकल इंटरव्यूज, और उसके बाद इमीडिएटली 2 दिन बाद आई हैड माय पार्टनर्स राउंड, और उसके बाद विद इन 1 वीक आई हैड द ऑफर लेटर इन माय हैंड। ग्रेट। तो ये एक टाइमलाइन जरूरी है कि कितना टाइम लगता है प्रोसीजर में। ऑलमोस्ट आई वुड से 15 दिन तो लग ही जाएंगे प्रोसीजर के स्टार्ट टू एंड होने तक। ग्रेट। तो ये सारी चीजें होगी जो कि बिग फोर के बारे में थी, और बहुत कुछ चीजें आपने यहाँ पे कवर अप कर दी। और गाइस, अगर आपने रिज्यूमे किस तरीके से बनाना है, अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो मस्ट गो एंड वॉच इट। चैनल विजडम सी पे अवेलेबल है, और रिज्यूमे किस तरीके से बनाना है आप डेफिनेटली जाकर के देखिए। वरद, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या जी, चीजें ध्यान देनी चाहिए इंटरव्यू में, तो कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे प्लीज। यस सर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और हम्म वो आपको नहीं आता है, हम्म तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे वहां पर। क्योंकि जैसे मुझे कैश एंड बैंक का ऑडिट का पूछा था, तो आई हम्म सेड 3-4 पॉइंट्स एंड देन मुझे आगे कुछ नहीं आ रहा था। तो देन यहाँ पर आपको बड़े पोलाइट वे में उनको कहना है कि करंटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट देन आफ्टर दिस आई विल ट्राई टू लर्न द थिंग विच यू ग्रेट। आस्क। उसमें आपको गोल गोल घुमाना नहीं है ना, जी, आपको बता सकते हैं कि आई वुड लाइक टू रिकॉल इट, आई वुड लाइक टू, आई डू इट लेटर ऑन, बट आई करंटली आई डोंट रिकॉल इट। इस जी, तरीके से आपको बता देना है। इस तरीके से नहीं एग्जैक्टली। करना है कि आपको गोल गोल घुमाना है कि ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट। जी, और एक और बात ऐसी इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर नहीं आता तो एटलीस्ट रॉन्ग चीज बोल के नहीं आनी है। हम्म बिकॉज द इंटरव्यूअर हु विल बी इंटरव्यूइंग यू, वो होंगे मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, या फिर कोई भी सीनियर पर्सनल फ्रॉम द फर्म। तो हम्म। वो उस एरिया में बेहद माहिर होंगे, उनको उस एरिया की एक्सपीरियंस होगी। तो डोंट ट्राई टू ब्लफ देम बाय एनी चांस। नहीं आता तो आप बोल सकते हैं ऑनेस्टली कि मुझे ये नहीं चीज आता। नहीं आती है। हम्म मुझे टेक्निकल राउंड में कारो 2020 के बारे में पूछा था, जिसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया थी नहीं। हम्म। तो सिंपली आई कंसिडर्ड सेइंग कि सर आई एम सॉरी बट आई कांट रिकॉल। तो हम्म। वो भी चल जाता है, ऐसा नहीं कि इस चीज की वजह से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने यहीं पे अगर आप गलत बोला होता, अगर आपने, तो जी, शायद तो गड़बड़ हो शायद, सकती थी। जी, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। ओके। और एक और टिप ऐसी आती है कि आपके इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो आपसे पूछेंगे, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। हम्म। तो यू कैन आस्क देम पोलाइटली कि व्हाट आर योर सजेशंस फॉर मी, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो कंसिडर आस्किंग देम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सो दैट आपका एंड अच्छा हो। हम्म। और जो आपने रॉन्ग चीजें बोली है, आप उनको पूछ सकते हैं कि आप क्या सजेस्ट करेंगे इस चीज का आंसर। तो ये सब चीजें बड़ी काम आती है। ग्रेट ग्रेट। अगर आपने ऐसा लगा कि आपने कुछ गलत बोला, तो जब ऐसा वो लोग बोले कि सजेशन अबाउट अस, है ना, तो जी, उसमें आप चीजें पूछ सकते हैं। जी सर। ग्रेट। चलो वरद, बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत कुछ चीजें ऐसी बताई। होप कि जो ये हमारी वीडियो होगी काफी यूजफुल होगी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको, और जो बिग फोर में जाना चाहते हैं तो देख करके काफी इंस्पायर होंगे। और ऑब्वियसली आप भी एक तरीके से इंस्पायर हुए थे, और आई थिंक कि आपने जब रिसेंटली ज्वाइन करा हुआ है, जी, फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग थे, फरवरी 2021 में। जी सर। तो इस तरीके से जो टिप्स हैं उसको शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी इसके सर। अलावा कुछ और और भी आप बताना चाहेंगे?
एक ही इम्पोर्टेंट चीज है सर कि अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है बिग फोर की तो मिस मत करना। जैसे जो हाइपरलूप के सीईओ है, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि इफ द अपॉर्चुनिटी कम्स टू यू एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट, देन एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी, देन लर्न हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। तो ग्रेट। अगर आप किसी भी फ्रेंड्स रिलेटिव से अगर आपको पता चलता है, सो देन ट्राई टू गो फॉर इट, ट्राई टू गो फॉर द इंटरव्यू प्रोसीजर इन हम्म। बिग फोर्स। काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर योर एंटायर लाइफ, मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा। और ऐसी है इस बात सर की कॉन्फिडेंस रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर आपका कोई भी राउंड अच्छा नहीं जाता है तो यू डोंट नीड टू पैनिक, यू डोंट नीड टू थिंक कि अब तो मैं रिजेक्ट हो गया यार, अब क्या, मतलब बिग फोर इज नॉट द एंड, ऐसा मैं कहूंगा कि हम्म। आपको थ्रू आउट द प्रोसीजर कॉन्फिडेंस रखना है और बस क्लियर होके आना यार। मुझे बताना लिंक्डइन पे जब भी क्लियर हो जाओ, अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो। ऑब्वियसली। सो वरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे आने के लिए और इतनी सारी बातें, इतनी सारे टिप्स बिग फोर के बारे में शेयर करने के लिए। वरद थैंक यू का सो मच। लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, और मेरा भी लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने शेयर कर रखा है। तो जिससे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कनेक्ट हो सकते हैं। इनकेस अगर आप चाहते हैं कोई रेफरेंस या रिज्यूमे के टिप्स अगर आप जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ वरद। सो वरद, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और मेरे पूरे व्यूअर्स की ओर से भी अगेन एक और अच्छी वीडियो हम लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।